लक्ष्मण और कृष्णा की गुफ्तगू से पता चला था कि आज रात उनके लिए मखसूस होटल के गोशे में जबरदस्त महफिल निशात बर्पा होने वाली है, जिसमें हिंदुस्तानी बहरिया का सरबराह एसपी इंजीनियर भी शरीक होने वाला है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद इस महफिल के दौरान कोई ऐसी बात मेरी समात तक पहुंच जाए जिससे मुझे किसी हतमी फैसले तक पहुंचने में मदद मिल जाए। मैंने अपने लिए चाय मंगवाई और वेटर के रुखसत होने के बाद अपने मार्क 2 को एक बार फिर सहमत दी। फौरन ही मार्क 1 से राब्ता जुड़ गया और थोड़ी सी कोशिश के बाद आवाज भी साफ हो गई। मैंने लक्ष्मण को तंजिया लहजे में बोलते सुना। वो कह रहा था, अब बस भी करो रागिनी देवी, और कितना सिंगार करोगी। ड्रेस के इंतखाब में भी पूरा घंटा लगा दिया था। हम डल झील की सैर को जा रहे हैं, किसी शादी की पार्टी में नहीं। मेरी तवक्को के बरक्स रागिनी ने नाराज होने या चिढ़ने की बजाय हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लहजे में हसद की झलक महसूस हो रही है लकी। तुम तो मेरे सजने संवरने पर खुश होते हो, आज क्यों बुरा लग रहा है? कहीं कृष्णा जी को अपना रकीब तो नहीं मान लिया? लक्ष्मण ने लगभग घुर्रा कर कहा, मैं उस सड़ियल बुढ़े से जेलस हूँगा। लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। मैं उसे अपने पाँव की जूती के बराबर भी नहीं समझता। न ही मैं तुम्हें इस कदर बदजौक मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे जेलस होना होता तो तुम्हारे उस मंजूर नजर रोहित से होता। इस खूसट की क्या औकात है? जवाब में रागिनी ने बदस्तूर खुशगवार लहजे में कहा, एक तो मुझे तुम्हारी खोपड़ी की समझ नहीं आती। पहले मैं कृष्णा जी को घास डालने के लिए तैयार नहीं थी तो पहले तुमने मिन्नत समाजत और फिर नाराजगी के इजहार के जरिए मुझसे अपनी बात मनवाई थी, और अब जबकि मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ तो तुम तंज के तीर बरसा रही हो। लक्ष्मण ने जिच होकर कहा, मुझे पता है तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो, वरना आज दोपहर को तुम कृष्णा जी की घटिया फरमाइश को जरूर मान लेती। रागिनी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मैंने उन्हें इनकार तो नहीं किया, किसी भी वक्त मान सकती हूँ, बल्कि हो सकता है मैंने उसकी फरमाइश पूरी भी कर दी हो और तुमसे झूठ बोल दिया हो। लक्ष्मण ने कुछ हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया तो उसके लहजे में एतमाद की कमी वाज़ेह थी। बोला, नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकती। वैसे भी उस बुढ़े ने तो काफी मासूमाना फरमाइश की थी। रागिनी ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम मर्दों की फितरत का अच्छी तरह पता है। तुम्हें उंगली पकड़ने का मौका दो तो पौंचा पकड़ने में देर नहीं लगाते। कृष्णा जी दरअसल बड़ी वारदात के लिए राह हमवार कर रहे थे। लक्ष्मण ने नरम पड़ते हुए कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम इसी तरह जी चाहे तो उसकी बात मानो या ना मानो, बस उसे धुतकारने से गुरेज करना। बुढ़े को गुस्सा आ गया तो मसला खड़ा हो जाएगा, ये मेरे बहुत काम आएगा। रागिनी ने एक बार फिर कैका लगाया और फिर खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुझे अपने खेल का पता है, बस पहले तुम एक बात पर यकसू हो जाओ कि मुझे कृष्णा जी को मनमानी करने की इजाजत देनी है या नहीं। उसकी बात ने शायद लक्ष्मण को लाजवाब कर दिया था। उसने गुफ्तगू का रुख रात की महफिल की तरफ मोड़ दिया। वो एयर मार्शल एसपी इंजीनियर से अपनी गुज़श्ता मुलाकात के किस्से सुना रहा था और उसकी हाजिर जवाबी और बजला संजी का गर्विदा होने का एतराफ कर रहा था। रागिनी ने उसकी बात काटते हुए शरारती लहजे में कहा, उसकी इतनी तारीफ न करो, कहीं मैं उस पर आशिक ही न हो जाऊं। लक्ष्मण ने उसकी बात सुनकर शरारती लहजे में कहा, मुझे पता है तुमने उसकी फोटो अखबार में देख रखी है। मैं मानता हूँ एसपी बहुत हैंडसम है, उम्र में भी ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ का ही होगा। कम से कम कृष्णा जी के मुकाबले में तो वो दिलीप कुमार हैं। बस एक मसला है, वो साला है पारसी और ये लोग अपने मजहब से बाहर शादी नहीं करते। रागिनी ने उसकी बातें यकीनन दिलचस्पी से सुनी होगी। उसने झट से कहा, तो उससे शादी की बात कौन कर रहा है? वो तो सिर्फ रोहित से करूंगी। मैं तो इश्क लड़ाने के इम्कानात पर गौर कर रही हूँ। वादा करो आज रात की अय्याशी भरी महफिल में कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो तुम माइंड नहीं करोगे। जाहिर है तुम तो आज रात से फायदा उठाने का रिस्क नहीं ले सकते। लक्ष्मण ने कहा, हाँ, इस महफिल में तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक तुम्हारे एसपी पर डोरे डालने का ताल्लुक है, मुझे उस पर सिर्फ इतना एतराज है कि तुम्हारी ये हरकत कृष्णा जी के नोटिस में आ गई तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। रागिनी ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं कृष्णा जी की नाक के नीचे एसपी पर इस तरह अपना जादू चलाऊंगी कि बुढ़े को कानो कान खबर नहीं होगी। बस तुम अपने जज्बा रकाबत को काबू में रखना। आखिर मुझे भी तो अपनी मर्जी के खिलौने से खेलने का हक है। मैं तुम्हारी जरखरीद लौंडी तो नहीं हूँ। लक्ष्मण ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, तो तुमने आज एसपी पर डोरे डालने का पूरा इरादा कर लिया है। वैसे तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सुना है एसपी खुश मिजाज तो है, फ्लर्ट नहीं है। इन पारसियों में दूसरी शादी और गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद से शादी सख्ती से ममनू है। रागिनी ने शरारती लहजे में कहा, मुझे भी उसकी दूसरी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है।
बस आज की रात यादगार बनाना चाहती हूँ। बस जब मैं इशारा करूँ तुम वहाँ से गायब हो जाना, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। समझ गए? कदरे तवक्कुफ के बाद उन दोनों ने फलक शगाफ कहकहा लगाया और उसके बाद रागिनी ने लक्ष्मण को एक के बाद दीगरे कई गंदी गालियों से नवाजा। मैंने अंदाजा लगाया कि लक्ष्मण ने उसे कोई शर्मनाक इशारा किया। उधर मेरा जहन बरक रफ्तारी से उस नई पेशरफ्त पर गौर कर रहा था। मैं जानता था कि एयर मार्शल एसपी इंजीनियर को हिंदुस्तानी फौज में बेहद इज्जत की निगाह से देखा जाता है। खुसूसन फिजाइया वाले तो उसके शानदार पेशेवराना कारनामों की वजह से उसे देवता का मकाम देते हैं। आज रात सजने वाली अय्याशी की महफिल में रागिनी उसे अपनी काफिराना अदाओं के जाल में फंसाने का पुख्ता इरादा जाहिर कर चुकी थी और मुझे कवी इम्कान नजर आ रहा था कि नशे में चूर एसपी रागिनी की बेदरेग पेशरफ्त के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और वो अपने मन की मुराद हासिल कर लेगी। अगर मैं इन गुनाह में लिथड़े मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज कर लूं तो हिंदुस्तानी फजाइया का करता धरता एसपी इंजीनियर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा और मैं उसे अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर सकूंगा। हिजान की शिद्दत से मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ। मुझे लगा कि मारू तैयारे के प्रोजेक्ट में नकब लगाने का ये रास्ता जर्मन फजाई साइंसदान कर्ट टैंक को घेरने के मुकाबले में ज्यादा मौसर है। लक्ष्मण ने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में ये शख्स अपनी मायूब सरगर्मियों का पोल अपनी बीवी और दीगर अहले खाना के सामने खुलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये तस्वीरें ज़राए अबलाग और अवामुन्नास में फैलाकर उसे मुल्क भर में रुस्वा और उसका ताबनाक कैरियर तबाह करने की धमकी का मुकाबला करना भी उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं जैसे जैसे सोचता गया अपने इस ख्याल की मौजूनियत पर मेरा यकीन बढ़ता गया। मुझे इस सुनहरी मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है एसपी इंजीनियर का शिकंजे में आना मेरे वतन की सलामती के मजीद रास्ते खोल दे। बिलाखिर मैंने आज की रात की गुनाहों भरी तारीकी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। अब मुझे अपने इस इरादे को अमली मंसूबे की शक्ल देने का मरहला दरपेश था। मुझे दिल्ली में रह जाने वाले माइक्रो कैमरों की कमी शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन मजबूरी थी। अब मुझे आम कैमरे से ये काम लेना था। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि कृष्णा मेनन की रिहाइश वाले होटल के विंग की सिक्योरिटी बहुत सख्त है और एयर मार्शल एसपी इंजीनियर की आमद के बाद तो पहरे देने वाला अमला भी अलर्ट हो जाएगा। लेकिन इस संगीन खतरे के बावजूद मुझे अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करनी है। उधर मार्क 2 के एयरपीस में आने वाली आवाजें बता रही थी कि रागिनी लक्ष्मण और कृष्णा मेनन के साथ शिकारे में डल झील की सैर के लिए जाने के लिए तैयार हो चुकी है। मेरे ट्रांसमीटर से आने वाली आवाज में मामूली बिगाड़ से अंदाजा हुआ कि वो दोनों वहां से चल पड़े हैं। मुझे उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 30-40 गज का फासला तय करने और 15-20 सीढ़ियां उतरने के बाद गालिबन अपने विंग की निचली मंजिल के किसी कमरे में पहुंचे। मैंने कृष्णा मेनन की मखसूस करारी सी आवाज सुनी। बहुत देर लगा दी आप दोनों ने। फिर उसके लहजे में यक लगावट भर गई। बोला, लेकिन तुम इस ड्रेस में बहुत हसीन लग रही हो रागिनी, बिल्कुल किसी महारानी जैसी। इस इजहार सताइश पर रागिनी ने भी अपने लहजे में मिठास भरते हुए कहा, आप भी इस सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं कृष्णा जी। मेरा ख्याल है यश जी से ही सिलवाया होगा आपने। कृष्णा मेनन ने उसके अंदाजे की तायद की। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो तीनों डल झील की सैर के लिए रवाना हो गए। अगर मैं अपने कमरे की अकबी खिड़की से देखने की कोशिश करता तो शायद उनकी गाड़ी जाती नजर आ जाती, मगर मैंने उसकी जरूरत महसूस न की। पहले मैंने भी शिकारा किराए पर लेकर डल झील में उनके आसपास रहने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। मैंने अपना मार्क 2 सफरी बैग की तह में एक वॉस्कट की अंदरूनी जेब में छुपाकर अपने लिए एक नफीस और बेशकीमत लिबास का इंतखाब किया और इस्तकबालिया की तरफ चल दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोमल की ड्यूटी थी। उसने बहुत उम्दा लिबास जेब तन कर रखा था और महारत से किए गए मेकअप में बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मदभरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने उसके सलाम का अपनायत भरे लहजे में जवाब दिया और उसके मौजूदा रूप के बारे में अपनी राय का इजहार किया। उसकी आंखों में जुगनू उतर आए। उसने पूछा, बहुत तैयारी से निकले हैं आप, लगता है डल झील को सैर को जाने का इरादा है। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, इतने हसीन मौसम में तन्हा इतनी हसीन झील की सैर को जाने की हिमाकत भला मैं कैसे कर सकता हूँ। फिलहाल तो अपनी एक और हिमाकत का इजाला करने जा रहा हूँ। उसने चौंक कर पूछा, कैसी हिमाकत? माइंड न करें तो मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने कहा, हाँ आपकी मदद तो चाहिए मुझे। दरअसल मैं अपना कैमरा घर भूल आया हूँ, अब दूसरा कैमरा खरीदना पड़ेगा। आप मुझे यहाँ कैमरों वगैरह की किसी मशहूर मार्केट के बारे में बता दें। कोमल ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है लाल चौक से आपको मुनासिब कीमत में अपनी मर्जी का कैमरा मिल जाएगा, परंतु मोल लेने की जगह आप मामूली किराए पर भी वहाँ से कैमरा ले सकते हैं।
वहीं से फिल्म डेवलप और प्रिंट करवाने के बाद कैमरा वापस कर देना। मैंने कहा बहुत अच्छा मशवरा है, 200-300 की जगह 20-25 रुपए में काम बन जाएगा। आप तो मेरे अंदाजे से ज्यादा समझदार हैं। आखिरी जुमला मैंने मानी खेज लहजे में अदा किया था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको कोई शक है क्या? उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं गड़बड़ा गया, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, आपकी समझदारी तो दोपहर ही को जान चुका हूँ। देश के रक्षा मंत्री की रक्षा भंग कर दी थी आपने। मेरी तरफ से तारीफ पर उसने शुक्रिया अदा किया और मुझे लाल चौक जाने का रास्ता समझाने लगी। बोली, जी चाहे तो बाएं हाथ पर गपकार रोड पर सीधे गाड़ी चलाते हुए पालपुरा से होते लाल चौक पहुंच जाएं। कोई 3 मील का फासला होगा, 15-20 मिनट लगेंगे। या फिर डल झील के साथ साथ जाने वाली सड़क पर ठंडी मीठी हवा और हरे पानी के नजारों का मजा लेते हुए जाएं। कुछ लंबे रास्ते से चले जाएं, बाजार बंद होने में भी अभी काफी वक्त है। मैंने कहा, ये दूसरा रास्ता ठीक रहेगा। डल झील को अभी तक तफसील से नहीं देखा, इसी बहाने मौका मिल जाएगा। मुझे कौन सा जल्दी है। इतने में होटल के एक खादिम ने चाबी थमाते हुए इत्तला दी कि मेरी जीप दरवाजे पर लग चुकी है। लिहाजा मैंने कोमल से इजाजत ली और होटल से रवाना हो गया। कोमल के सामने जाहिर किए हुए इरादे के बरक्स मैंने करीब वाले रास्ते का इंतखाब किया। मुझे अपने मतलब का कैमरा तलाश करने में देर लग सकती थी। मैं कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। मुझे गुपकार रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। मैं 10-12 मिनट में आसानी लाल चौक पहुंच गया। अंदाजा हुआ कि वो श्रीनगर का काफी अहम कारोबारी इलाका है, जहां दुनिया की मशहूर कंपनियों की शाखें वाक़ हैं। वहां से कुछ ही फासले पर सरकारी दफातर का सिलसिला शुरू हो जाता था। थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद मुझे कैमरे और फोटोग्राफी के दीगर लवाजिम की एक बड़ी दुकान दिखाई दी। फिर एक के बाद एक दर्जन भर दुकानें मेरी नजरों के सामने से गुजरी। मैं गौर से देखता हुआ आगे बढ़ता गया, हत्ता कि कपड़े की मार्केट शुरू हो गई। मैंने एक मुनासिब जगह पहुंचकर गाड़ी मोड़ी और वापस चल पड़ा। इस मर्तबा मैंने अपनी जीप सीधी एक छोटी सी दुकान के सामने जाकर रोक दी। ताहम जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदाजा हुआ कि वो दुकान इतनी भी छोटी नहीं जितनी बाहर से दिखाई दे रही है। कम ऊंची छत वाली उस बैरक नुमा दुकान की लंबाई कम से कम 20 गज रही होगी, जिसके आखिरी सिरे पर एक दफ्तर नुमा कमरा दिखाई दे रहा था। उस वक्त काउंटर पर सिर्फ 25-26 साल उम्र का सेल्समैन दिखाई दे रहा था। उसने गुड इवनिंग सर कहकर मेरा इस्तकबाल किया। मैंने जवाब में महज सर हिलाने पर इक्तिफा किया और बुलंद बारोब आवाज में कहा, अपने होटल में सामान खोलने पर हमें पता चला कि शुमई किस्मत हम अपना जदीद तरीन नायकॉन कैमरा दिल्ली भूल आए हैं और हम चाहते हैं कि एक अच्छा कैमरा खरीदें। ये तो तुम्हें पता है कि कैमरे के बगैर कश्मीर के ट्रिप का ख्याल ही मुहाल है। सेल्समैन इस दौरान मेरी शख्सियत, तर्ज गुफ्तगू और दिल्ली छाप उर्दू से बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। उसने लगभग हकलाते हुए कहा, सरकार क्या आप अब भी नायकॉन कैमरा ही खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे वादी में सिर्फ 4 दिन गुजारने हैं, लिहाजा इतना महंगा कैमरा खरीदना तो कैमरा घर भूलने से भी बड़ी हिमाकत होगी। मुझे तो एक सस्ता सा लेकिन बहुत ही म्यारी कैमरा चाहिए। अच्छे ब्रांड का हो तो इस्तेमाल शुदा कैमरा भी चलेगा। सेल्समैन ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने पास मौजूद बेहतरीन सेकंड हैंड कैमरे दिखाता हूँ। वो अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने देखा कि दुकान के आखिरी सिरे पर वाक़े कमरे में से 60-65 साल का एक शख्स झांक कर मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी तमाम बातें उसके कानों तक पहुंची और उसे इनमें दिलचस्पी महसूस हुई। तहम मैंने उसे खास तौर पर देखने की कोशिश न की। इस दौरान में सेल्समैन ने 2 पुराने से कैमरे लाकर मेरे सामने रख दिए। उसने पहले एक कैमरे की तरफ इशारा करके कहा, ये आर्गस मार्क फाइंडर है, अपने जमाने का बेहतरीन कैमरा, अब भी बहुत पसंद। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन तस्वीर फोकस करने में बहुत वक्त लगता है। उसने कहा, चलें फिर आप ये कोडेक साइनेट कैमरा देख लें, ये भी अपनी मिसाल आप है आपको। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि कमरे से झांकते बड़े मियां ने आवाज लगाकर जुमला अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अमजद तुम रहने दो, मैं आता हूँ। वो अपनी जाहिरी हालत के मुकाबले में कहीं ज्यादा फुर्ती से चलता हुआ चंद ही सानियों में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मेरा नाम अशरफ ख्वाजा है, मैं एक जमाने में अखबारात के लिए फोटोग्राफी कर चुका हूँ। मैंने कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ख्वाजा साहब, मैं भी फोटोग्राफी का शौक रखता हूँ और हसीन कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी मुझे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में भटकाती रहती है, लेकिन इस बार तो मुझसे अजीब ही हिमाकत। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ और मेरा ख्याल है आपके लिए लाइका M3 कैमरा सबसे मौजू रहेगा। ये कहकर उसने एक नफीस और साफ सुथरा कैमरा निकाल कर काउंटर पर रख दिया। मैंने कैमरा उठाकर जायजा लेते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी इसकी तारीफ सुनी है, उम्मीद है ये कम रोशनी में भी वाज़े तस्वीर खींचता होगा। दरअसल मुझे गुरूब आफ्ताब की फोटोग्राफी का जुनून है।
अशरफ ख्वाजा ने कहा, आप फिक्र न करें, इसका लेंस बराए नाम रोशनी में भी कमाल दिखाता है, ये खुद मेरे इस्तेमाल में भी रह चुका है। मैंने कहा, फिर तो मैं यही ले लेता हूँ, लेकिन आपको मुनासिब दाम तलब करने होंगे, आपका मेहमान हूँ और मजबूरन ये सौदा खरीद रहा हूँ। अशरफ ख्वाजा ने कहा, यहाँ तो सब मेहमान ही खरीदारी करने आते हैं, लेकिन आप जैसे बाज़ौक़ और फोटोग्राफी की समझ रखने वाले कम ही आते हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा रकम नहीं मांगूंगा। आजकल के शौकीन तो बस ऐसे कैमरे मांगते हैं कि आंख से देखो और बटन दबा दो, फोकस वगैरह के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। बल्कि अब तो वो कैमरा भी आ गया है जिससे फोटो खींचते ही प्रिंट बाहर निकल आता है। मैं उसकी बात सुनकर चौंका, ये कैसे मुमकिन है ख्वाजा साहब? आपका मतलब है ना फिल्म की धुलाई ना नेगेटिव, बराह रास्त प्रिंट? उसने मेरी बात से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, जी जनाब, कोई पोलराइड नाम की अमेरिकी कंपनी है, विलायत में तो कई साल से दस्तयाब है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कैमरे अभी पहुँचे हैं। लाल मार्केट में कई दुकानदार बेच रहे हैं, पर कीमत काफी ज्यादा है। मैंने लहजे में बेजारी लाते हुए कहा, छोड़ें जी, लम्डों की शौकीनी से हमें क्या, आप इस कैमरे के दाम बताएं और 3-4 फिल्म रोल भी साथ दे दें। मैंने थोड़ी सी सौदेबाजी की, लेकिन वो एक मखसूस कीमत से नीचे न आया। मैंने कहा, अच्छा ख्वाजा साहब, एक काम करते हैं, मैं आपके बताए हुए दाम पर ये कैमरा खरीद लेता हूँ, लेकिन वापस जाते हुए 50 रुपए कम पर इसे आपको ही फरोख्त कर जाऊंगा। मेरे पास तो पहले ही दिल्ली में मेरी पसंद का कैमरा मौजूद है, मैं उसे रख कर क्या करूंगा। वो मेरी बात मान गया। मैं कैमरे को उसके केस और 4 फिल्म रोल समेत बंधवा कर दुकान से बाहर आया और अपनी जीप पर आगे बढ़ा। 6-7 दुकान छोड़कर मैंने एक बार फिर अपनी जीप एक बड़ी और जदीद आराइश वाली दुकान के सामने रोक दी। मेरी फरमाइश सुनते ही उधेड़ उमर दुकानदार ने अपने अकब में मौजूद शीशे के काउंटर से गत्ते का एक रंगीन बक्स निकाला और मेरे सामने रख दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, पोलराइड कंपनी का हाईलैंड 80A मॉडल है जनाब, अभी इंडिया में आया है। पोलराइड 95 मॉडल के मुकाबले में बहुत हल्का है और ज्यादा अच्छी तस्वीरें बनाता है, प्रिंट भी सिर्फ चंद मिनट में डेवलप हो जाता है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन 95 मॉडल तस्वीर खींचने के बाद प्रिंट निकालते हुए बहुत शोर करता है और कम रोशनी में बहुत रिजल्ट देता है। मुझे सूरज डूबने की तस्वीरें बनाने का शौक है, अगर ये शाम ढले अच्छी तस्वीर नहीं बनाता तो मेरे किसी काम का नहीं। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने पुरजोर लहजे में कहा, आप फिक्र न करें जनाब, ये कैमरा 95 मॉडल से टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर है, इसमें कम रोशनी में खराब कारकर्दगी वाली कमजोरी भी दूर कर दी गई है, आप आजमा कर देखें। उसने तो शायद महज रस्मी तौर पर दावा किया था, लेकिन मैंने झट से कहा, ठीक है, इसमें पोलराइड फिल्म कार्ट्रिज लगाएं, मैं दुकान के अंदर कम रोशनी में तस्वीर खींचूंगा, अगर तस्वीर अच्छी आई तो कैमरा ले लूंगा, वरना फिल्म कार्ट्रिज की कीमत देखकर रुखसत हो जाऊंगा। दुकानदार ने कदरे हिचकिचाहट के बाद मेरी बात मान ली। मैंने दुकान के अंदरूनी हिस्से के सबसे तारीक गोशे की तस्वीर खींची। हल्की सी जू की आवाज के साथ फौरन ही प्रिंट बाहर निकल आया। दुकानदार ने प्रिंट पर से मोमी कागज की परत उतारी और प्रिंट को कुछ देर तक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लहराता रहा। फिर उसने वो प्रिंट मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसे एक सिरे से पकड़ने को कहा। मुझे प्रिंट पर दिखाई देने वाली धुंधली सी तस्वीर देखकर मायूसी हुई, लेकिन फिर मेरे देखते ही देखते तस्वीर वाज़ेह होती गई। मुझे मानना पड़ा कि कम रोशनी में भी कैमरे का रिजल्ट तसल्ली बख्श हद तक अच्छा था। मैंने थोड़ी बहुत सौदेबाजी के बाद कैमरा खरीद लिया और साथ ही उसमें पहले से लगे हुए फिल्म कार्ट्रिज के अलावा मजीद 2 कार्ट्रिज खरीदे और अपनी गाड़ी में आ बैठा। दरअसल अशरफ ख्वाजा की ज़बानी श्रीनगर में फौरी प्रिंट निकालने वाले पोलराइड कैमरे की दस्तयाबी की खबर मिलने के बाद से ही मेरे जहन ने एयर मार्शल SP इंजीनियर और रागनी की इम्कानी मायूब मुलाकात की फोटोग्राफी के हवाले से अपने मंसूबे में तरमीमो इजाफा शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने इतनी दौड़ धूप की। अगर सब कुछ मेरे अंदाजे और काविशों के मुताबिक हो जाता तो मैं अपने श्रीनगर के दौरे को सही मानों में बारावर बनाने में कामयाब हो जाता।